नमस्ते स्टूडेंट्स। एग्जाम टाइम है और आज हम लोग ज्योग्राफी के एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का एक क्विक और सॉलिड रिवीजन करने वाले हैं। ये चैप्टर ना देश की इकोनॉमी को समझने की एकदम फाउंडेशन है, तो चलिए पूरे फोकस के साथ इसे मास्टर करते हैं। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को ना एक सिंपल स्टोरी से समझते हैं। सोचो, एक लड़का है हरीश जो मार्केट में खड़ा है। उसके चारों तरफ इतनी सारी चीजें हैं, जूते, कपड़े, चीनी, चाय, यहाँ तक कि मिट्टी के दिए भी। उसके मन में सवाल आता है कि यार ये सब बनता कहाँ है। तब उसके पापा उसे समझाते हैं कि बेटा, ये सारी चीजें रॉ मटेरियल से प्रोसेस होकर इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर की जाती हैं। बस यही है मैन्युफैक्चरिंग का मैजिक, जिसे हम आज डिटेल में समझेंगे। तो ये है आज का हमारा गेम प्लान। सबसे पहले हम समझेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है और ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। फिर हम अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करेंगे, कुछ मेन सेक्टर्स पे जूम इन करेंगे, उनका एनवायरनमेंट पर क्या असर होता है ये देखेंगे, और लास्ट में सॉल्यूशंस पर भी बात करेंगे। रेडी? ओके, तो शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से। ये समझना सुपर इंपॉर्टेंट है कि आखिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को किसी भी देश के डेवलपमेंट की बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी क्यों कहते हैं। अगर आपने इसका क्यों पकड़ लिया ना, तो बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग है क्या आखिर? बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, जब हम कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करके उन्हें ज़्यादा कीमती चीज़ों में बदल देते हैं, बस उसी प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। जैसे लकड़ी से कागज़ बना लिया या गन्ने से चीनी बना ली। अब सोचो, कागज़ और चीनी अपने रॉ मटेरियल से कहीं ज़्यादा वैल्यूबल हैं, राइट? इसे कहते हैं वैल्यू एडिशन। अब देखो, मैन्युफैक्चरिंग की रियल पावर यहाँ दिखती है। ये सिर्फ हमारे एग्रीकल्चर को मॉडर्न नहीं बनाता, बल्कि लाखों लोगों को खेती के अलावा जॉब्स देता है, जिससे फार्मिंग पर डिपेंडेंस कम होती है। और जब जॉब्स क्रिएट होती हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी से लड़ने में हेल्प मिलती है। फिर जब बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्रीज लगती हैं, तो वहाँ डेवलपमेंट होता है, रीजनल इम्बैलेंस कम होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब हम इन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को बाहर बेचते हैं, तो देश में फॉरेन करेंसी आती है। मतलब हर तरफ से देश को आगे बढ़ाने का काम करता है ये सेक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया में इतनी अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज हैं कि उन्हें समझने का बेस्ट तरीका है उन्हें क्लासिफाई करना। इससे आपके दिमाग में एक क्लियर स्ट्रक्चर बन जाएगा और सारी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना बहुत ईजी हो जाएगा। ये टेबल गाइस पूरे क्लासिफिकेशन की एक फैंटास्टिक समरी है, शॉर्ट नोट्स के लिए परफेक्ट। देखो, रॉ मटेरियल के बेसिस पर इंडस्ट्रीज एग्रो बेस्ड हो सकती हैं जैसे कॉटन, या मिनरल बेस्ड जैसे आयरन। उनके रोल के हिसाब से बेसिक इंडस्ट्रीज होती हैं जैसे स्टील, जो दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल बनाती हैं, और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज होती हैं जैसे टूथपेस्ट, जो हम डायरेक्ट यूज करते हैं। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट, ओनरशिप और वेट के बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन है। इसे दिमाग में फिट कर लो। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन का फ्रेमवर्क तो समझ आ गया। चलो अब इसे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ कनेक्ट करते हैं। हम कुछ की इंडस्ट्रीज को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, स्पेसिफिकली एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड सेक्टर्स पर। ये स्लाइड देखो, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। एक तरफ है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, जो खेती से मिले रॉ मटेरियल्स पर चलती हैं। सोचो, कॉटन, जूट और शुगर। और दूसरी तरफ है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, जो मिनरल्स और मेटल्स पर डिपेंड करती हैं, जैसे आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम और सीमेंट इंडस्ट्री। सिंपल राइट? पर एक सवाल, ये इंडस्ट्रीज आखिर वहीं क्यों हैं जहां वो हैं? ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। इस पजल को सॉल्व करने के लिए जूट इंडस्ट्री का एग्जाम्पल लेते हैं, जो ज्यादातर वेस्ट बंगाल में हुगली नदी के पास है। सोचो क्यों? क्योंकि वहां रॉ जूट आसानी से मिल जाता है, नदी से ट्रांसपोर्ट सस्ता पड़ता है, रोड और रेल नेटवर्क अच्छा है, प्रोसेसिंग के लिए ढेर सारा पानी अवेलेबल है, सस्ते मजदूर मिल जाते हैं, और एक्सपोर्ट के लिए कोलकाता पोर्ट भी पास में है। देखा, लोकेशन इज एवरीथिंग फॉर एन इंडस्ट्री सक्सेस। अब तक हमने इंडस्ट्री के फायदे देखे, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब हम उस कीमत पर नज़र डालेंगे जो हमारे एनवायरनमेंट को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए चुकानी पड़ती है, और ये एक बहुत बहुत क्रिटिकल पार्ट है इस चैप्टर का। सबसे पहले एयर पोल्यूशन। जब केमिकल फैक्ट्रीज या रिफाइनरीज से सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसेस निकलती हैं, या फिर धूल और धुएं के छोटे छोटे पार्टिकल्स हवा में घुल जाते हैं, तो हमारी हवा सांस लेने लायक नहीं रहती। और इसका बुरा असर इंसानों, जानवरों और प्लांट्स सब पर पड़ता है। फिर आता है वाटर पोल्यूशन। पेपर, केमिकल, टेक्सटाइल और टैनरी जैसी इंडस्ट्रीज अक्सर अपना केमिकल वेस्ट जैसे डाइज, डिटर्जेंट्स, एसिड्स और हेवी मेटल्स सीधे नदियों में छोड़ देती हैं। इससे हमारी नदियां, हमारे पानी के सोर्सेज जहरीले हो जाते हैं और पानी में रहने वाले सारे जीव मरने लगते हैं। दो और बड़े खतरे हैं, थर्मल और नॉइज पोल्यूशन।
थर्मल पोल्यूशन तब होता है जब फैक्ट्रीज गर्म पानी को बिना ठंडा किए नदियों में बहा देती हैं, जिससे पानी के अंदर का पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो जाता है। और मशीनरी, जनरेटर्स और ड्रिल से आने वाला लगातार शोर नॉइज पोल्यूशन कहलाता है, जो हम इंसानों में स्ट्रेस, बेचैनी और सुनने की प्रॉब्लम्स पैदा करता है। तो क्या इसका कोई सल्यूशन है? एब्सोल्युटली है। इस रिवीजन को हम एक पॉजिटिव और सॉल्यूशन ओरिएंटेड नोट पर एंड करेंगे। चलो देखते हैं कि हम इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सॉल्यूशन है प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने में। हम पानी को रीयूज और रीसाइकल करके उसका यूज कम कर सकते हैं और रेन वाटर हार्वेस्टिंग से अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट और गर्म पानी को नदियों में छोड़ने से पहले ट्रीट करना नॉन नेगोशिएबल है। हम फैक्ट्रीज की चिमनीज में फिल्टर्स लगा सकते हैं, कोयले की जगह साफ फ्यूल जैसे ऑयल या गैस यूज कर सकते हैं और शोर कम करने के लिए मशीनरी में साइलेंसर्स फिट कर सकते हैं। ये सारे कदम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी हैं। तो इस रिवीजन के एंड में मैं आप सबके लिए एक बहुत जरूरी सवाल छोड़कर जा रहा हूं। एक देश जैसे इंडिया अपनी तेजी से बढ़ती इंडस्ट्रियल ग्रोथ और अपने एनवायरनमेंट के फ्यूचर के बीच एक सही बैलेंस कैसे बना सकता है, इस पर जरूर सोचना। आई होप ये रिवीजन आपके लिए हेल्पफुल था। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।